थोड़ा सा आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी फटाफट लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जो भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं फटाफट उनको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि मैं भी ट्रैवल में हूँ, तो हो सकता है अभी तो ठीक है, नेटवर्क ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ डिस्टर्ब हो, बहुत लंबी बात आज ना कर पाए। आज जितनी भी करेंगे इन शॉर्ट बातें करेंगे हम। तो एक बार फटाफट लोगों को थोड़ा सा और जुड़ने देते हैं, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप सबको पता है, आज का टॉपिक है महिलाओं को होने वाली समस्याएं। महिलाओं को कल आप खुद नोटिस किया होगा कि आज से अगर कुछ साल पहले की बात करें तो कुछ साल पहले महिलाओं को इतनी समस्या नहीं होती थी जितनी आजकल होने लगी। आजकल किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए, भीड़ रहती है। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए तो भीड़ लगी रहती है महिलाओं की। बहुत सारी समस्याएं हैं महिलाओं को। किस तरह की समस्याएं हैं? किस तरह की समस्याएं हैं? पीरियड्स की एब्नॉर्मलिटी की समस्या है, हार्मोन इंबैलेंस की समस्या है, इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं, वाई डिस्चार्ज की समस्या है। ऐसे ही बहुत सारी समस्याएं हमारी वुमेन्स को होने लगी हैं, और पिछले कुछ वर्षों में ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं दिनों दिन। तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इलाज तो बाद की बात है, इलाज बाद में करेंगे हम। पहले ये सोचे कि ऐसा हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और महिलाओं की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो चलिए आज इन्हीं समस्याओं पे थोड़ी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्यों ये समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। करना है ना, तो उसका समस्या, इसका एक ही तरीका है कि बीमारी के लक्षण का नहीं, बीमारी के कारण का इलाज करना है। आज जो इलाज चल रहे हैं ना, वो सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहे हैं। पेन है तो पेन की दवाई, सूजन है तो सूजन की गोली दे दी, दर्द है तो दर्द के लिए कुछ और दे दिया, डिस्चार्ज है तो उसके लिए दे दिया, ब्लीडिंग ज्यादा तो उसको रोकने। ये सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके कभी भी किसी बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर बीमारी को सही मायनों में खत्म करना चाहते हैं तो हमें बीमारी के लक्षणों का नहीं, बीमारी के कारण का इलाज करना पड़ेगा। और कारण क्या है? छोटे छोटे से कारण है महिलाओं को होने वाले। आज हम उन कारण करेंगे और आपको छोटे से कारण है, अगर उन पे ध्यान दिया जाए तो हमारी महिलाएं इन भयंकर बीमारियों से, इवन चाहे वो पीरियड्स की समस्या हो या कैंसर हो, इन गंभीर समस्याओं से हमारी महिलाएं बच सकती हैं। तो क्या है वो प्रॉब्लम्स, चलिए उनके बारे में स्क्रीन से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वाले हैं महिलाओं को होने वाली के बारे में, जिनको हम टर्म में अगर बात करें तो गायकोलॉजिक डिसऑर्डर्स, गायनेकोलॉजिक। और इस गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमनली जो समस्या है हमारी वुमेन्स को आज देखने को मिलती है, या ज्यादातर हमारे पास, मेरी वाइफ, मैंने पहले बताया मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे पास ज्यादातर जो वुमेन की समस्याएं आती हैं वो कुल मिला के ये समस्याएं हैं जिनसे ज्यादातर महिलाएं परेशान है। कौन सी है? एंडोमेट्रियोसिस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ कॉमन बीमारियां हैं जिनको लेके महिला परेशान है। है बड़ी, बहुत कॉमन सब इंडिया में। यूट्रा फाइब्रॉइड्स है, यूट्रा में आप सोली बोल सकते हो, फाइब्रॉइड बोलते हो, पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक डिजीज सिंड्रोम इसको बोलते हैं। जो आपकी ओवरीज है उसमें सिस्ट बनना, ये समस्या है, ओवरीज। इसके बाद मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मतलब मेंसेस का प्रॉपर टाइम पे मेंस्ट्रुएशन ना आना, ज्यादा आना, पेनफुल होना, ये सारी समस्या है। उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये बहुत कॉमन समस्या हमारी महिलाओं को, यूरिनरी ट्रैक्ट में बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से उनको बर्निंग सेंसेशन या बार बार यूरिन आना, ये सब समस्याएं होती हैं। उसके बाद वेजिनाइटिस, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो वेजाइना है उसमें इन्फ्लामेशन होना, उसमें बार बार वेजिनाइटिस की समस्या है। उसके बाद पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो महिलाओं का जो बोलते हैं, जो भी ये ऑर्गन है, चाहे दूसरे सारे ऑर्गन, तो हमारा ये हिप रीजन है, जो पेल्विक रीजन है, इस पेल्विक के अंदर जो भी महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको पेल्विक बोलते हैं। तो उनको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कॉमनली सभी बीमारियों को कहा जाता है पीआईडी, इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब पेल्विस के जो भी ऑर्गन है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। उसके बाद एक और जो बड़ी कॉमन समस्या है और आजकल बड़ा विषय बनती जा रही है, वो है इनफर्टिलिटी। और में आजकल और भी बहुत कॉमन होती जा रही है, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी, वो है कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। ये वो समस्याएं जिनसे आज हमारे महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं, हमारे घर की महिलाएं परेशान है। तो ये एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फाइब्रॉइड, पीसीओडी या
सेंसुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेजिनाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये सारी डिजीज है। और इन डिजीज के किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको एक ही रिकमेंड करेंगे, इसके लिए ये दवाइयां खाओ, इसके लिए दवाइयां खाओ, इसके लिए हार्मोन्स पिल्स खाओ, इसके लिए ये करना, इसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखने को मिलते। महिला देखता हूँ पिछले 2-2 साल से, 3-3 साल से दवाइयां खा रहे हैं, वेजिनाइटिस ठीक नहीं हो रही है, ओवेरियन सिस्ट के लिए उनको एक ही बात बताई जाती है, या यूट्राइन फाइब्रोइड के लिए एक ही बात बताई जाती है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपके यूट्रस को निकालना पड़ेगा, ओवरीज को निकालना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत कॉमन हो गया आईवीएफ, आजकल जगह जगह पे आईवीएफ सेंटर्स खुल गए हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लाखों रुपए लग रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं, इनका जो इलाज चल रहा है ना, इलाज से पहले हमें देखने की जरूरत है ये समस्याएं ज्यादा हो क्यों रही है। तो इन सारी बीमारियों का दो जो सबसे मुख्य कारण है, एक जो सबसे मुख्य कारण है, मैं उस बारे में बात करूंगा, उसका समाधान भी साथ साथ आपको बताऊंगा। आप उस विषय पे अगर काम करेंगे तो ज्यादातर बीमारियों का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। क्या है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें आप। A total of 83% women experience some problem of infection during menstruation. लगभग 83% महिलाएं, 83% ऑफ वुमेन अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के दौरान, जो उनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स होता है उसके दौरान, भारत में 83% महिलाएं कभी ना कभी इन्फेक्शन का शिकार होती हैं, उनको इन्फेक्शन होता ही होता है। और उन 83% में से 62%, 62% ऑफ जो वुमेन है उनको क्यों ये इन्फेक्शन होता है, क्यों ये समस्याएं होती हैं, ड्यू टू यूज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन। जो सैनिटरी नैपकिन जो यूज कर रही है उसकी वजह से टोटल 83% वुमेन इन्फेक्टेड होती है, और उसमें से 62% वुमेन इसलिए इन्फेक्टेड होती हैं कि वो जो सैनिटरी पैड यूज कर रही है वो इंफीरियर क्वालिटी का है। दोस्तों समझने की कोशिश करना, जब इस तरह की महिलाओं को इन्फेक्शन की शिकायत होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, तो उनको कुछ समस्याएं आती है। क्या समस्याएं आती हैं? ईचिंग एंड बर्निंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन, व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, फ्लोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होता है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सेसिव व्हाइट डिस्चार्ज हो सकता है, डिसमेनोरिया हो सकता है, पेनफुल पीरियड्स का आना, या इरिटेबिलिटी। ये सारे सिम्टम्स महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के दौरान इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है। और यही वो समस्याएं हैं जिससे आगे जो मैंने बीमारियां बताई, पीआईडी हो, चाहे सारी समस्याएं, चाहे वेजिनाइटिस हो, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं ड्यू टू दिस इन्फेक्शन। ये होता क्यों है, क्यों ऐसा क्या है उन सैनिटरी नैपकिन में जिसकी वजह से? The main cause of women's health problem is the use of sanitary napkin that contain dioxin. एक केमिकल का नाम है डायोक्सिन। डायोक्सिन एक केमिकल है, ये सैनिटरी पैड्स में पाया जाता है, और ये डायोक्सिन है महिलाओं को होने वाली ज्यादातर समस्याओं का एक कारण। महिलाओं को होने वाली चाहे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, या इनफर्टिलिटी हो, या एंडोमेट्रियोसिस हो, इन सब का एक बहुत बड़ा रीजन है ये डायोक्सिन नाम का केमिकल जो कि सैनिटरी पैड पे पाया जाता है। अब ये डायोक्सिन क्या है, कहां से ये सैनिटरी पैड पे आ गया? क्या कंपनियों ने, किसी ने जानबूझ के ये डायोक्सिन सैनिटरी पैड पे लगाया है? नहीं। डायोक्सिन नाम का एक केमिकल है, कितना खतरनाक एक केमिकल है मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये डायोक्सिन क्या करता है, कहां से ये सैनिटरी नैपकिन क्या जाता है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जो सैनिटरी पैड जो महिलाएं यूज कर रही है ना घरों में, ये बनते कैसे हैं। डू यू नो हाउ डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स आर मेड? आपको लगता होगा ये किसी कॉटन से बनते हैं, कपड़े से बनते हैं, रुई से बनते हैं, इन सारी चीजों से बनते हैं। दोस्तों पहली बात समझने की है, ये जो सैनिटरी नैपकिन है, डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन जो आप यूज कर रहे हैं, हमारी माताएं बहनें यूज कर रही हैं, हेलो, नैपकिन बनते कैसे, तो आपको समझ में आएगा कि डायोक्सिन कहां से आ गया। ये जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं जिनको आप सोचते हैं कि ये कॉटन से, रुई से बनते होंगे, ये सैनिटरी नैपकिन बनते हैं रिसाइकिल मटेरियल से। आपके घर का जो रद्दी अखबार, कूड़ा कचड़ा जो भी आप फेंकते हो, रद्दी अखबार, पॉलिथीन्स, उन सब मटेरियल को रिसाइकिल करके सैनिटरी नैपकिन बनाए जाते हैं। चाहे ओल्ड न्यूज़पेपर हो, ओल्ड बॉक्सेस हो, आपके डर्ट हो, फंगाई हो, वायरस हो, जर्म्स हो, जो भी आप गंदगी जो आप देख सकते हैं ना, जो गंदगी के ढेर, ये गंदगी के ढेर सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री के ढेर है। सैनिटरी नैपकिन बनने का जो रॉ मटेरियल है वो यही गंदगी के ढेर है। इनसे हमारे जो डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन बनाए जाते हैं, जो हमारी माताएं बहनें यूज।
है, तो सबसे पहले जो भी गंदा मटेरियल है उसको उसकी लुगदी तैयार की जाती है, उसको गलाया जाता है, उसकी लुगदी तैयार की जाती है, और जब उसकी लुगदी होती है तो वो इस तरह की ब्लैक कलर की, इस तरह ब्लैक कलर जो इस पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लैक कलर की लुगदी तैयार होती है। और जब उस लुगदी को सफेद रुई जैसा बनाने का प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग की जाती है, उस गंदे मटेरियल की ब्लीचिंग की जाती है। और जब ये ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, जब ये ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, इसको सफेद किया जाता है, तब इस ब्लीचिंग प्रोसेस के दौरान अपने आप, कोई लगाता नहीं है, लेकिन जब भी ये ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, गंदे मटेरियल को साफ किया जाता है, उस दौरान रिसाइकिल वाटर वेस्ट अंडरगो वेरियस ब्लीचिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूस टॉक्सिन इंग्रेडिएंट डायोक्सिन। उस दौरान अपने आप वहां पर एक केमिकल जनरेट हो जाता है जिसका नाम है डायोक्सिन। इसको कोई लगाता नहीं है, लेकिन ये जो ब्लीचिंग प्रोसेस हुई ना कि गंदे मटेरियल को साफ करके व्हाइट रुई जैसा बनाना था, इस प्रोसेस के दौरान अपने आप वहां पर एक केमिकल तैयार हो जाता है डायोक्सिन। और ये डायोक्सिन कितना खतरनाक है, डायोक्सिन कितना खतरनाक है, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आपने साइनाइड जहर का नाम सुना होगा। साइनाइड, साइनाइड के बारे में दिमाग में ये आता है कि साइनाइड जहर इतना खतरनाक है कि जीभ पे अगर कोई टच कर ले तो तुरंत मौत हो जाती है। ये डायोक्सिन साइनाइड से भी 130 गुना ज्यादा जहरीला है। सोच के देख सकते हैं आप, साइनाइड हमारी ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय करता है, हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उससे भी 130 गुना ज्यादा जहरीला है ये डायोक्सिन जो सैनिटरी नैपकिन पे पाया जाता है। आपने आर्सेनिक पॉइजनिंग का नाम सुना होगा। आर्सेनिक पॉइजनिंग बहुत खतरनाक पॉइजन है जो आपके लीवर को डैमेज करता है, कैंसर जनरेट करता है, बहुत ही खतरनाक जहर है आर्सेनिक। आर्सेनिक से भी 900 गुना ज्यादा जहरीला है ये डायोक्सिन जो सैनिटरी नैपकिन पे पाया जाता है। ये डायोक्सिन क्या काम क्या है? डायोक्सिन हैज नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है, इट्स ए बाई प्रोडक्ट। ये हमेशा हमेशा ही एक बाई प्रोडक्ट रहा है। और ये कब कब जनरेट होता है? अपने आप जनरेट होता है। कब जनरेट होता है? जब कोई ब्लीचिंग प्रोसेस होती है, या फिर जंगलों में जब आग लगती है, या कोई भी वोल्केनो जब ज्वालामुखी फटता है, ऐसी कुछ प्रोसेस है जब ये होती घटित होती है तो अपने आप डायोक्सिन उत्पन्न होता है। और डायोक्सिन इतना जहरीला है कि ये साइनाइड से भी 130 गुना ज्यादा पॉइजनस है और आर्सेनिक से भी 900 गुना ज्यादा पॉइजनस है। अंदाजा लगा सकते हैं आपके घर की महिलाएं, हमारी वुमेन कितना खतरनाक जहर है जिसके हर महीने वो कांटेक्ट में आते हैं। हमारी बच्चियां या कोई हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नी, हमारी जो भी रिश्तेदार, वो साइनाइड से भी 150 गुना ज्यादा जहर उनके सैनिटरी नैपकिन पे पाया जाता है जिसके कांटेक्ट में आती है। ये डायोक्सिन क्या करता है? डायोक्सिन आर हाईली कार्सिनोजेनिक, जो आज महिलाओं को कैंसर बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है, उसका एक मेन रीजन है ये गायनेकोलॉजिकल कैंसर के लिए। डायोक्सिन के कंपैरिजन और इम्यून रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मैंने बताया था कॉमन डिजीज में सबसे नंबर 1 पे है एंडोमेट्रियोसिस। हमारा जो यूट्रस है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, प्रेगनेंसी नहीं होती, इनफर्टिलिटी होने लगती है, एंडोमेट्रियोसिस। अभी जो अमेरिका का जो फेडरेशन है, यूएसए का जो फेडरेशन है, उसने एक स्पेशल एक चेतावनी जारी की है कि जो ये सैनिटरी नैपकिन है जिसपे डायोक्सिन पाया जाता है, एंडोमेट्रियोसिस का वो सबसे बड़ा रीजन है। और आज एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हमारे सामने है। तो एंडोमेट्रियोसिस का मेन जो रीजन है वो है डायोक्सिन। और ये डायोक्सिन कहाँ पाया जाता है? सैनिटरी नैपकिन में पाया जाता है। गायनेकोलॉजिकल कैंसर के लिए बहुत ही बड़ा कॉमन चीज है। महिलाओं का इम्यून सिस्टम कम करता है, उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है ये डायोक्सिन जो उनके सैनिटरी नैपकिन पे पाया जाता है। और तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं डायोक्सिन इतना खतरनाक है, हमारी महिलाओं को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ में पुरुषों को भी प्रभावित करता है। और पुरुषों को, क्योंकि ड्यूरिंग जब कोई भी मैरिड कपल है, जब महिलाएं डायोक्सिन के टच में आती हैं तो महिलाओं के थ्रू ये डायोक्सिन पुरुषों के अंदर भी पहुंच जाता है। और पुरुषों के अंदर जो लो स्पर्म काउंट या उनका इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये डायोक्सिन करता है। तो हमारी घर की महिलाएं नहीं, पुरुष ही प्रभावित होते हैं इस खतरनाक जहर से जो आपने अपने घर में रखा हुआ है। तो ये बहुत ही खतरनाक जहर है दोस्तों। कोई भी महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 15,000 सैनिटरी नैपकिन यूज करती है और 15,000 बार ही वो इस खतरनाक डायोक्सिन नामक जहर से टच में आती है। एक ऐसा जहर जो साइनाइड से भी 150 गुना ज्यादा खतरनाक है, या आर्सेनिक से भी 200 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसा जहर जो हमारी बच्चियां जब उनको 12-13 साल की उम्र में पीरियड शुरू होते हैं उनको सैनिटरी नैपकिन दिया जाता है, तो डायोक्सिन जैसे जहर से पूरे जीवन का 1000 बार इफेक्टेड होती है। दोस्तों ये बना तो उनके प्रोटेक्शन के लिए है, सैनिटरी नैपकिन उनके प्रोटेक्शन के लिए बना है, लेकिन क्या सही में उनका प्रोटेक्शन ही उनको मार रहा है? बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी ऐसा
कई बार खबर आती है लेकिन इसको दबा दिया जाता है। इज योर प्रोटेक्शन किलिंग यू? क्या आपका प्रोटेक्शन ही आपको मार रहा है? ये सैनिटरी पैड्स, ये साइलेंट हेड थ्रेट महिलाओं को बहुत बड़ी समस्या है, बहुत गायनेकोलॉजिकल कैंसर, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी जैसी समस्याओं का एक बहुत बड़ा रीजन है ये पॉइजन डायोक्सिन जो सैनिटरी नैपकिन पे पाया जाता है। तो आप खुद सोच लो इन बीमारियों का क्या आज तक आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, आपको सफेद पानी की समस्या है, आपको सुरेशन की समस्या है, पीरियड ठीक से नहीं आ रहे, इनफर्टिलिटी है या कैंसर है, क्या आज तक किसी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बताया कि तू जो सैनिटरी नैपकिन जो मार्केट के सैनिटरी नैपकिन बिक रहे हैं अच्छे 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 रेटों में बिक रहे हैं, क्या किसी ने बताया ये सैनिटरी नैपकिन तो यूज कर रही इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। बिजनेस है, धंधा है, यूज करते रहो, बीमारियां बढ़ती रहेंगी, साथ में दवाइयां खाते रहो। कोई नहीं बताएगा कि अगर वो कर देंगे तो उनकी दवाइयां लेनी भी। तो दोस्तों ये मैं हर बार बात बोलता हूँ, ये हेल्थ की जो इश्यूज है ना, ये बीमारियां किसी किन्हीं लोगों के लिए बिजनेस बन चुकी है। बिजनेसमैन है वो नहीं चाहेंगे कि आपकी बीमारियां ठीक हो, वो नहीं चाहता है। सब ये चाहते हैं बीमारियां से बढ़ती है और बिजनेस चलता रहे। हमें अवेयरनेस लानी पड़े, हमें खुद पूछना पड़े कि ऐसा हो रहा है। आपके घर का जो सैनिटरी नैपकिन है वो एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं की बीमारियों का। तो अगर आप चाहते हैं आपकी घर की महिलाएं सुरक्षित रहें, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, तो पहला काम तो एक ही करना पड़ेगा, जो आपके घर का सैनिटरी नैपकिन है ना जिसमें डायोक्सिन है, आज ही उस जहर को अपने घर से निकाल दो। आप पाएंगे बहुत सारे इश्यूज तो वैसे ही ठीक हो गए। तो करना क्या है? उसके लिए एक ही सोल्यूशन है कि हमें कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन यूज करना है जो रिसाइकिल मटेरियल से ना बना हो, जो गंदी चीजों को रिसाइकिल करके ना बना हो, जिसमें ब्लीचिंग प्रोसेस ना हुई हो। हमें कोई ऐसा सैनिटरी नैपकिन यूज करना है अपनी महिलाओं को। कोई भी देखिए कंपनियां जानबूझ के उसमें डायोक्सिन नहीं लगा रही है, लेकिन प्रोसेस है कि जब भी ब्लीच होगा तो ऑटोमेटिक डायोक्सिन बनेगा। तो हमें ऐसा सैनिटरी नैपकिन यूज करना जिसमें ब्लीच ना हुआ हो, जो रिसाइकल मटेरियल से ना बना हो। और दोस्तों हम हमारे घर की महिलाओं के लिए, हमारे समाज की, देश की महिलाओं के लिए एक ऐसा सैनिटरी नैपकिन लेके आए हैं जो डायोक्सिन फ्री है, उसमें किसी तरह का रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया है, वो प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं किया गया, पौधों की जेल से बना हुआ एक सैनिटरी नैपकिन है। कौन सा है सैनिटरी नैपकिन? आपको सबको पता है, शी केयर सैनिटरी नैपकिन, जो 100% फ्रेश मटेरियल से बना है, इसमें किसी तरह का रिसाइकिल मटेरियल नहीं है। तो अब मर्जी आपकी है कि आपको फ्री का कैंसर जो बट रहा है मार्केट में वो चाहिए या कैंसर फ्री सैनिटरी नैपकिन चाहिए। दोस्तों एक छोटा सा चेंज, बस एक छोटा सा चेंज करके आप मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं, क्या वो फ्री मिलते हैं? क्या आपको कोई कंपनी फ्री दे के जाती है? आप बोलेंगे नहीं, फ्री दे के नहीं जाती है, पैसे में आते हैं। तो पैसे में ला रहे हो मेरे भाई और फिर पता चल रहा है जहर लेके आ रहे हो। तो अगर आप चाहते हैं आपकी घर की महिलाएं जहर से बचे, तो एक छोटा सा काम तो पहला ही करना पड़ेगा आज ही। अब ये मत सोचना कि जी ठीक है इस बार तो यूज कर लेते हैं। आजकल तो मार्केट में सैनिटरी पैड जो आते हैं ना, पहले तो छोटे छोटे पैकेट आते थे, तो इतने बड़े बड़े पैकेट आ गए हैं कि है ना, कई कई महीने लगातार चलता रहता है। वही इन्फेक्टेड पैड है, बार बार इन्फेक्टेड होता रहता है, खुल गया एक बार उसके बाद उसको यूज करते रहते हैं। बहुत बड़ा इशू है ये। अपने घर से जो जहरीली सैनिटरी नैपकिन है उसको आज ही निकाल फेंकिए और 90% समस्या आ 90% जो समस्या है उसका सोल्यूशन एक ही है कि घर से इस जहर को हटा देना है, पहला। दूसरा, एक आजकल बड़ा एक और बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी की समस्या। तो इनफर्टिलिटी एक क्या इशू है? इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? मतलब क्या है कि कोई भी महिला जिसकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है और शादी को उसको 1 साल हो गया है और वो प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हैं, उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो इसको इनफर्टिलिटी बोलेंगे। कई बार मेरे पास ऐसे कपल आते हैं, सर अभी शादी हुई है हमारी और शादी के 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, बच्चा प्रेगनेंसी नहीं हुई। अरे इनफर्टिलिटी नहीं है, एक समय होता है, एक उम्र होती है। तो इनफर्टिलिटी मींस नॉट बीइंग एबल टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल, ज्यादा हो चलेगा भी, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल हो गए नहीं हुआ, होगा। और आदमी उसी चक्कर में गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना कर देते हैं, वो हार्मोन पिल खिलाना शुरू कर देते हैं। तो इनफर्टिलिटी शब्द का मतलब क्या है? इनफर्टिलिटी मींस नॉट बीइंग एबल टू प्रेग्नेंट आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ ट्राई। कम से कम 1 साल उसको ट्राई करते हो गया हो, या बार बार इफ ए वुमन कीप्स हैविंग मिसकैरेज इट आल्सो कॉल्ड इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम एज, फिजिकल प्रॉब्लम, हार्मोन इंबैलेंस, लाइफस्टाइल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर, क्यों इनफर्टिलिटी ज्यादा हो रही है। 15 could struggle with infertility.
आज भारत में 15 कपल में से एक कपल इनफर्टिलिटी की शिकायत से जूझ रहा है। और कई बार देखिए समझने की जरूरत है कि ये इनफर्टिलिटी का, पहली बात तो जब भी इनफर्टिलिटी की बात आती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही, सबसे पहले दिमाग में एक ही बात आती है, महिलाओं में कमी। हमारे समाज में ज्यादातर ऐसा ही सोचा जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कपल आते हैं कि जी बच्चे नहीं हो रहे, किसका इलाज करा रहे हैं? वुमेन का इलाज करा रहे हैं। क्या बच्चे पैदा होना क्या अकेली महिला पर निर्भर करता है? जी नहीं, महिला और पुरुष दोनों बराबर के जिम्मेदार है बच्चा पैदा करने के लिए। तो क्या बच्चे नहीं होना क्या महिलाओं के अकेले की जिम्मेदारी है? महिलाओं का दोष है? नहीं। 40 से 50%, 40 से 50% अगर किसी को इनफर्टिलिटी है तो 50% के करीब योगदान कमी ज्यादातर महिलाओं मिलती है, और 30 से 40% एट्रीब्यूट टू मेल फैक्टर। तो डिपेंड आप पे कर। कई बार मेरे को बड़ा सरप्राइज होता है, हमारे पास मान लेते 10 कपल आते हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, इलाज करा रहे, महिला का कोई कहीं से दवाई दिलवा रहा है, कहीं से दवाई दिलवा रहा है, कहीं से दवाई दिलवा रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही? बोले हाँ जी नहीं हो रही। इलाज करा रहे हो? हाँ जी। कब से इलाज करा रहे हो? मैं पुरुष से पूछता हूँ क्या आपने अपनी जांच कराई? नहीं सर मैं तो ठीक ही हूँ, मेरी तो क्या जांच करानी। और जब उनकी जांच कराते हैं ना तो 10 में से 4 पुरुषों में स्पर्म काउंट कम मिलता है, या उनके स्पर्म ठीक नहीं है, या स्पर्म में इन्फेक्शन मिलता है। इलाज महिलाओं का करा रहे हैं इतने सालों से, और कमी पुरुषों में है। तो 10 में से 6 महिलाओं में समस्या मिल सकती है, 4 पुरुषों में समस्या होगी। तो जब भी इनफर्टिलिटी आए तो हमें पहला, कोई भी आपके पास कपल ऐसा आता है कि इनफर्टिलिटी है, बच्चे नहीं हो रहे, तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है ये होना चाहिए कि देखना चाहिए कि समस्या किसमें, महिला में या पुरुष में। दिमाग सबसे पहले एक आता है महिलाओं में समस्या होगी। क्यों भाई? समस्या दोनों में हो सकती है। 60% चांसेस ज्यादा महिलाएं, 60% क्योंकि उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और पुरुषों में भी होता है। तो 10 में से 6 महिलाओं में समस्या मिलती है और 4 पुरुषों में समस्या मिलती है। तो पहले रूल आउट कर लेना चाहिए, आगे से कोई भी कपल मिले तो पहले पुरुष की एक जांच होती है, सीमन एनालिसिस, उसकी वो जांच करा लो कि क्या स्पर्म काउंट ठीक है, क्या स्पर्म नील तो नहीं है, क्या स्पर्म में कोई मोटिलिटी तो कम नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर पुरुष की रिपोर्ट ठीक है देन हमें महिला के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्याएं बढ़ रही हैं, चाहे जैसे उनका लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, उनका उनके और मेडिकल कंडीशंस है, उनको थायराइड की समस्या है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से महिलाओं में इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। कुछ कॉमन कारण है क्यों इनफर्टिलिटी में आपको देखने को मिलेंगे। जब भी डॉक्टर बताएंगे या तो एक बताएंगे कि आपके यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड है जिस वजह से फर्टिलिटी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, या आपके एंडोमेट्रियोसिस है जो से अभी मैंने बताया था वो हो सकता है, या आपकी ट्यूब में इन्फेक्शन हो सकता है। फिर ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो व्हाइट कलर की नजर आ रही है वो ओवरीज है, यहाँ से एग बनता है, उसके बाद जो ट्यूब बनी है फेलोपियन ट्यूब, इसमें से अंडा ट्रेवल करता है और यूट्रस में आता है, यहाँ पर स्पर्म आता है नीचे की साइड से, सर्विक्स की साइड से, और स्पर्म और उनका जब फ्यूजन होता है तो यहाँ पर उनको जो यूट्रस है यहाँ पर जाइगोट बनता है, और बच्चा का यहाँ पर जो भ्रूण है वो यहाँ पर स्थापित होता है, और धीरे धीरे बच्चे की यहाँ पर ग्रोथ होती है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो महिलाओं में पाए जाते हैं इनफर्टिलिटी के दौरान, या तो उनकी फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, या उनका एंडोमेट्रियोसिस है, या ट्यूब में इन्फेक्शन है, यूट्राइन फाइब्रोइड, कुछ कॉमन कारण है। और इन काफी कारणों में से तो जो मैंने अभी बताया, क्यों ये सब हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस हो रहा है, क्यों बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फाइब्रोइड बन रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा रीजन है जो वो सैनिटरी नैपकिन इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर रही है। एक दूसरा, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वो यूज कर रही है। मैंने जब कॉस्मेटिक का जब अपन ने बात की थी उस दिन आपने बात की थी, आज महिलाएं जो शैम्पू यूज कर रही हैं, जो जो कंडीशनर यूज कर रही हैं, जो फेयरनेस क्रीम यूज कर रही है, उसमें खतरनाक पैराबीन्स पाए जाते हैं, खतरनाक सोडियम लोरेन सल्फेट पाया जाता है, खतरनाक उसमें मरकरी पाया जाता है, ऐसी ऐसी चीजें कॉस्मेटिक में पाई जाती हैं। और महिलाओं को जब बताया जाता है ना कि शैम्पू में खतरनाक केमिकल है, तो दिमाग में उनकी एक ही बात आती है, लगाया ही तो है, खाया थोड़ी है। उस दिन भी मैंने समझाया था, लगाना खाने से ज्यादा खतरनाक है। जब कोई शैम्पू या कोई चीज आप लगाते हैं ना, वो क्या, जब कोई चीज खाते हैं ना, कोई भी जहरीली चीज, केमिकल वाली चीज जब आप खाते हैं तो सबसे पहले आपके मुंह में जाएगी, यहाँ पे जो सलाइवा एंजाइम उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, फिर वो आपके अंदर जाएगा, पेट में जाएगा, आंतों में जाएगा, लीवर के पास जाएगा, फिर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। एक प्रोसेस, बहुत सारे बैरिकेड्स है किसी भी केमिकल को रोकने के लिए। लेकिन जब कोई चीज आप लगाती है ना, डायरेक्ट आपके स्किन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, बीच में रोकने वाला कोई नहीं है। इसलिए लगाना खाने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब भी कोई केमिकल वाली चीज, आज महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इतना धड़ल्ले से यूज कर रही हैं जिसकी वजह से गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं।
मैंने उस दिन भी बताया था, पीछे एक रिसर्च हुई, उसमें 40 ऐसी महिलाओं को लिया गया जिनको ब्रेस्ट कैंसर था, और जब उनकी कैंसर की गांठ को निकाला गया, जांच के लिए लैब में भेजा गया, तो उन सभी सैंपल में केमिकल पाया गया पैराबीन। वो पैराबीन जो उनके कंडीशनर में होता है, जो उनके शैम्पू में होता है, या उनके फेस वॉश में होता है। सोच के देखो, जो शैम्पू में पैराबीन था वो कैंसर की गांठ में मिला, सीधा सा लिंक है, उस पैराबीन की वजह से ही वो कैंसर वहां पे हुआ है। तो महिलाओं को एक तो ये सैनिटरी नैपकिन जो इंफीरियर क्वालिटी का यूज कर रही है, जिसमें डायक्सिन पाया जाता है, या जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिसमें बहुत तरह के केमिकल्स, पैराबीन, सोडियम लोरेट सल्फेट, मरकरी, ये सब कुछ पाया जाता है, ये महिलाओं को समस्या, इन सारी समस्याओं का एक कारण है। और आज इलाज क्या हो रहा है हमारे इस मॉडर्न साइंस में? इलाज क्या हो रहा है? इनफर्टिलिटी होगी, बच्चे नहीं हो रहे, कुछ साल तो उनको दवाइयां खिलाएंगे, हार्मोन की पिल खिलाएंगे, उसके बाद बोलेंगे आईवीएफ कराओ। एक आईवीएफ में 150 दो 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। सक्सेस का रेशियो कितना है? 5 से 10%। बहुत सारे कपल आते हैं जी, 20 लाख लगा दिए, 25 लाख लगा दिए, 50 लाख लगा दिए, ये इलाज चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं इस सब को हटा के आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करूं ना, तो आयुर्वेद में कितना स्टीक बताया गया, आज से हजारों साल पहले चरक संहिता में बताया गया है कि फर्टिलिटी को रखने के लिए, महिलाओं को फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए 4 चीजों का ध्यान रखना है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु काल मतलब जो उनका पीरियड्स, जो फर्टाइल पीरियड है, ऋतु काल, वो अच्छा होना चाहिए। क्षेत्र मतलब जो उनका यूट्रस है, बेड है, जो क्षेत्र, खेत, वो अच्छा होना चाहिए। अंबु, उसको मिलने वाला न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। और बीज मतलब जो अंडा है, वो प्रॉपर होना चाहिए। ये 4 चीज आचार्य चरक ने बताई है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ये चारों चीज अगर महिलाओं की प्रॉपर होंगी तो वो फर्टाइल रहेंगी, इनफर्टिलिटी उनको नहीं होगी। तो इन चारों फैक्टर्स पे काम करने के लिए उसके पीरियड्स भी ठीक आए, मतलब हार्मोन अच्छे हो जाएंगे। उसका क्षेत्र मतलब उसका यूट्रस में सिस्ट होगा, फाइब्रोड होगा, ये सब ना हो। अंबु मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। और बीज, ओवरीज से जो ओवम बन रहा है वो प्रॉपर बनता रहे। तो ये चारों फैक्टर पे काम करना चाहिए। और इन चारों फैक्टर पे काम करने के लिए आचार्य चरक ने चरक संहिता में स्पष्ट बताया गया है कि एक महाकाढ़ा बनाया उन्होंने, एक ऐसा महाकाढ़ा जिसका नाम उन्होंने दिया प्रजा स्थापन महाकाढ़ा, प्रजा स्थापन महाकसाय। ये प्रजा स्थापन क्या करता है? ये जो भी चारों फैक्टर है, जिसको गर्भोत्पत्ति सामग्री कहा गया है, क्या है? ऋतु, क्षेत्र मतलब फर्टाइल पीरियड होना चाहिए, हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, अंबु मतलब उसको न्यूट्रिशन जो फीटस को मिलना है वो प्रॉपर होना चाहिए, और बीज, ओवम प्रॉपर होना चाहिए। इन चारों गर्भोत्पादक सामग्री को इंप्रूव करने के लिए आचार्य चरक ने महाकाढ़ा बताया, जिसका नाम है प्रजास्थापन महाकसाय। दोस्तों, ये चारों फैक्टर पे काम करता है और बहुत एडवांस रेमेडी है जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्या, ये चारों पे काम करेगा। ये महिलाओं को न्यूट्रिशन भी प्रॉपर बढ़ाएगा, उनके उनके फाइब्रेड है, या कोई भी यूट्रस में सिस्ट है, ओवरीज में सिस्ट है, ट्यूब ट्यूब में समस्या, उनको ठीक करेगा। साथ ही साथ उनके पीरियड्स को ठीक करेगा, साथ ही साथ जो ओवम की क्वालिटी को भी ठीक करेगा। तो इन चारों चीजों पे काम करता है ये, और चारों पे काम करने से ही फर्टिलिटी बढ़ती है। और हमने क्या किया दोस्तों, हमने आचार्य चरक के उसी सिद्धांत को मानते हुए उन्हीं के बताए गए तरीके से हमने भी इस महाकसाय को तैयार किया है, जो आपके सामने है, जिसका नाम है वेदालेक्स प्रजा स्थापन महाकसाय। दोस्तों, इसको मैं वास्तव में एक अमृत कहूंगा। ये अमृत है महिलाओं के लिए। ये अब ये आप अगर आप सोचें, हमारे जो उस समय के जो आचार्य चरक थे, ऋषि मुनि थे, संत थे, आयुर्वेदाचार्य थे, कुछ भी आप उनको बोले, वो इतने सिद्धांतिक थे। जब मैंने ये प्रोडक्ट, ये प्रजा स्थापन के बारे में पढ़ना शुरू किया ना, तब पता चला यार कितने 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 महान विचारों के आदमी थे वो, कितना सोचते थे। इसमें जब मैंने पढ़ा, देखा, तो प्रजा स्थापन का जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है ब्रह्मी, शंख पुष्पी। सोचा यार, ये दिमाग के लिए प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं आचार्य चरक, या महिलाओं को तो यूट्रस में समस्या है, ब्लॉकेज है, कुछ है, ब्रह्मी क्यों डाला इसमें? तो बहुत पढ़ा, तब पता चला कि महिलाएं तभी बच्चा उत्पन्न कर सकती हैं, तभी फर्टाइल हो सकती हैं, जब वो स्वस्थ रहेंगी। पर मानसिक तौर पे इतना उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है कि वो, उसके अंदर का पीरियड्स खराब होने लगते हैं, उसकी फर्टिलिटी खराब होने लगती है, और ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगती है, और वो लगातार आईवीएफ करते जा रहे। एक आईवीएफ होगी, बच्चा नहीं, और उसमें चली जाती है हमारी महिलाएं, 2-3 लाख रुपए लग गया, अभी बच्चा नहीं हुआ, हमेशा दिमाग में रहेगा कि तेरी, और ज्यादा स्ट्रेसफुल मिलती है महिलाएं बेचारी। तो महिलाओं को सबसे पहले स्ट्रेस फ्री करना है, और प्रजा स्थापन का यही काम है कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पे उनको स्वस्थ बनाने का काम करेगा। तो जिन भी महिलाओं को इनफर्टिलिटी की समस्याएं हैं, आंख बंद करके ये प्रोडक्ट आप उनको शुरू कर सकते हैं। 30-30 ml सुबह शाम गर्म पानी के साथ देना शुरू करें, 3 से 6 महीना देना है।
तब तक जिस दौरान आप ये दे रहे हो प्रेगनेंसी की ट्राई ना करें, रिलैक्स रहने दें महिलाओं को, रिलैक्स रहने दें। ज्यादा बार बार प्रेगनेंसी की ट्राई करेंगे, बार बार मिस कैरेज होगा, कुछ होगा तो आपके प्रेशर पड़ता है उन पे। बिल्कुल 6 महीने के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए, कोई प्रेगनेंसी की ट्राई नहीं करनी। 6 महीने उनको स्वस्थ होने दीजिए, और मैं आप पाएंगे 6 महीने बाद, जब आप ये उनका इलाज करने के 6 महीने बाद जब चाहेंगे कि प्रेगनेंसी हो, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक हमने जितने भी, मैं और मेरी वाइफ, जितने भी हमने कपल्स को ये ट्राई किया है, 90% से ज्यादा सक्सेस रेशियो हमें मिला है प्रजास्थापन महाकसाय का। वरदान है महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, पहली बात तो ये, जिन महिलाओं को इनफर्टिलिटी है उनके लिए प्रजास्थापन महाकसाय एक अमृत का काम करता है, काढ़ा है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, खाली ये उन महिलाओं के लिए नहीं है जो बच्चा चाहती है, जो प्रेगनेंसी चाहती है। मैंने क्या बताया, ये एक ऐसा महाकाढ़ा है जो महिलाओं को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाता है। मतलब ये वो सभी महिलाएं, जरूरी की प्रेगनेंसी चाहिए, जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है, हार्मोन इम्बैलेंस है, जिनको स्ट्रेस रहती है, जिनको पीरियड ठीक से नहीं आते हैं, कोई भी समस्या, वो सभी इसको ले सकती हैं प्रजास्थापन महाकसाय को। जरूरी की प्रेगनेंसी चाहिए तो ही लेना। हमारी उसको पीरियड शुरू हुए हैं, पीरियड पेनफुल है, तो आप दे सकते हैं। कोई चल रही है 50+ वुमेन्स है, मीनोपॉज चल रहा है, नेचुरल प्रोसेस है, पेनफुल पीरियड्स है, उनको आप दीजिए। तो जो भी महिलाएं शारीरिक मानसिक तौर पे स्वस्थ होना चाहती है, उनको प्रजास्थापन महाकसाय दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, जो आपके घर का जो सैनिटरी नैपकिन है, जहरीला है, जो हर महिला यूज करती है, उसको हटाना है। दूसरा, कॉस्मेटिक आगे से कोई भी इस्तेमाल करे तो ये देखना है क्या उसमें खतरनाक केमिकल्स है, पैराबीन्स है, सोडियम लोरेट सल्फेट है। जैसे मैंने ब्यूटी वाले जो उस दिन बात हुई थी, उस दिन आपको बताई थी सारी बातें, फिर किसी दिन उसके बारे में बात कर लेंगे। उस पर ध्यान रखना है। और तीसरा, जब अगर हो जाती है तो ये महिला के लिए एक अमृत है ये कार्ड। बस इन चीजों का ध्यान रख के आप अपने घर की महिलाओं को स्वस्थ रख सकते हैं। समाज की महिलाओं को, हमारे पास ऐसे ऐसे कपल आते हैं जी, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हमने लगा दिए, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। खाली जब प्रजास्थापन महाकसाय उनको दिया गया तो पता चला कि इतने शानदार रिजल्ट आए। और खर्चा कितना आया, किसी का 5,000, किसी का 6,000, किसी का 10,000। और महिलाएं मानसिक तौर पर भी बड़ी, जब आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएंगे ना, आप पाएंगे महिलाएं खुश होनी शुरू हो जाएंगी, हैप्पीनेस। तो इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके 50% इंग्रेडिएंट्स हैं जो दिमाग पे काम करते हैं, और 50% इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनके फिजिकली, जो उनके यूट्रस या उन सब जगह काम करते हैं। तो दो चीजों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। घर का आज ही जो आपका जहरीला सैनिटरी नैपकिन है उसको रिमूव कीजिए, और महिलाओं के लिए जो टॉनिक है प्रजास्थापन महाकसाय, ये उनको आप पिलाना शुरू कीजिए। बस ये दोनों काम करके हम अपने समाज की महिलाओं को सुरक्षित रख सकते हैं, और उनको होने वाले, चाहे वो इवन कैंसर हो या कोई भी बीमारियां, उनसे इनको बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, आज मैं भी ट्रैवल में हूँ और यहाँ बार बार वॉइस ब्रेक हो रही है। आज हमने शॉर्ट महिलाओं को क्यों ज्यादा समस्याएं हो रही हैं उस पे विषय पे बात की, और मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और घर की महिलाओं को स्वस्थ रखने में हेल्प करेंगे। इस विषय पे फिर कभी हम और गहराई से बात कर सकते हैं। मेरी वाइफ को भी मैं आग्रह करूंगा कि किस दिन वो आए और इन टॉपिक पे और आपको गहराई से आपको इनके बारे में बताएं। और तब तक आप बस जो चीजें कि आज मैंने बताई है, उन चीजों पे जरूर ध्यान दें और महिलाओं को सुरक्षित रखने में, उनको स्वस्थ रखने में हेल्प करें, क्योंकि एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज को जन्म दे सकती है। हमारी घर की महिलाओं को उतना ही ध्यान रखिए, पूरा ध्यान रखती हैं वो, आपके लिए पूरे दिन खाना बनाती हैं, आपका सब कुछ तैयारी करती हैं, सब कुछ करती हैं। आपको भी जरूरत है कि उनकी केयर करना। उनका सैनिटरी नैपकिन चेंज कीजिए, उनको जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जहरीले इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चेंज कीजिए, और उनको ये गिफ्ट जरूर दीजिए, प्रजास्थापन महाकसाय। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। मैं ट्रैवल में था, आज मैं चाह रहा था स्किप हो जाए, लेकिन मन मान नहीं रहा था कि मैं स्किप कर दूं, इसको अगले हफ्ते पे ले जाऊं। अगले हफ्ते हम फिर किसी टॉपिक पे अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।